ये कहानी शुरू होती है जेयोंग से, एक बेहद खतरनाक, चालाक और टॉप लेवल NSI एजेंट। और आज वो अपने अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर आया है, एक ऐसी मूर्ति को तस्करों से बचाने के लिए जिसकी कीमत करोड़ों में है। जॉन्ग ऊपर से पूरी टीम पर नजर रख रहा होता है। तभी उसके सीनियर जॉन का कॉल आता है। जॉन सख्त लहजे में कहता है किसी भी हाल में वो मूर्ति सही सलामत वापस आनी चाहिए। जॉन्ग बस कॉपी दैट कहकर कॉल काटता है, लेकिन तभी गैंग का एक मेंबर उसे देख लेता है। बस फिर क्या, जॉन्ग बिना टाइम वेस्ट किए उसे बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। इस हादसे से सारे गैंग मेंबर अलर्ट हो जाते हैं और तभी जेयोंग की शानदार एंट्री होती है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गैंगस्टर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जेयोंग कोई आम इंसान नहीं है। उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग और बिजली जैसी फुर्ती से वो सबको धूल छटा देता है। एक एक करके सारे बदमाश नीचे गिरते हैं, लेकिन तभी एक आदमी मौका पाकर मूर्ति और पैसे लेकर कार में फरार हो जाता है। जॉन्ग फौरन बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करता है और यहाँ से शुरू होता है एक तगड़ा कार चेज सीन, स्पीड, स्टंट और एड्रेनालिन से भरपूर। जॉन्ग बाइक से छलांग लगाकर उस कार की छत पर चढ़ जाता है, कांच तोड़कर अंदर घुसता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन तभी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं और सबको लगता है जेयोंग भी गया, पर नहीं, उसी आग के बीच से जेयोंग निकलता है, एक हाथ में मूर्ति, दूसरे में वो आदमी। क्या ही सिनेमैटिक मोमेंट है। अब सीन कट होता है NSI ऑफिस पर, जहां जॉन उस मूर्ति को ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ था। जेयोंग को अचानक याद आता है उसने जब गैंगस्टर को डराने के लिए गोली चलाई थी तो वो रिफ्लेक्ट होकर शायद मूर्ति पर लग गई होगी। जॉन का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में जेयोंग पर बरस पड़ता है। कुछ देर बाद वो दोनों NSI डायरेक्टर के पास जाते हैं, जो उन पर बुरी तरह चिल्लाता है और जॉन को ऑर्डर देता है कि जेयोंग को फौरन नौकरी से निकाल दो। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, सर, जेयोंग हमारा बेस्ट एजेंट है, उसे ऐसे नहीं निकाला जा सकता। डायरेक्टर भड़क जाता है और कहता है, अगर इतना ही शानदार है तो एक नामुमकिन मिशन पूरा करके दिखाओ। यहीं से शुरू होती है कहानी का नया ट्विस्ट। डायरेक्टर बताता है एक स्कूल के बारे में, ओरिएंटल कॉन्वेंट। ये स्कूल 50 साल पहले एक आदमी ने शुरू किया था, जिसका नाम था ओरिएंटल। दिखने में शरीफ पर अंदर से बेहद चालाक और बेईमान। उस वक्त का राजा उस पर बहुत भरोसा करता था और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसने अरबों रुपए का सोना ओरिएंटल को सौंप दिया ताकि वो उस सोने से गरीबों की मदद कर सके। लेकिन ओरिएंटल ने वो सारा सोना खुद रख लिया। जब लोगों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने राजा के महल पर हमला कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ओरिएंटल वो सारा सोना कहीं छुपा चुका था। जॉन बताता है कि एजेंसी को शक है वो सोना आज भी उसी स्कूल में छिपा हुआ है। फिर वो कहता है, जेयोंग, अब तुम्हें स्कूल में एक स्टूडेंट बनकर जाना होगा और उस सोने को ढूंढना होगा। जॉन्ग हैरान होकर कहता है, मैं स्टूडेंट जैसा दिखता भी नहीं। जॉन मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं जॉन्ग, तुम अब भी काफी यंग लगते हो और ये मिशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपनी नौकरी से बेहद प्यार करने वाला जेयोंग आखिरकार इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से शुरू होता है उसका सबसे अजीब, खतरनाक और इंटरेस्टिंग मिशन। दूसरी तरफ सीन कट होता है सुआ पर, एक चुलबुली लेकिन थोड़ी लापरवाह लड़की जो अपने प्रिंसिपल की बर्थडे पार्टी में आई होती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सुआ इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि कंट्रोल ही नहीं रहता। नशे में वो प्रिंसिपल से उलझ जाती है और मजाक में उसके बाल खींच लेती है। तभी सबके सामने उसका विग निकल जाता है और वहां मौजूद सबको पता चलता है कि उनका प्रिंसिपल तो पूरी तरह गंजा है। माहौल एकदम शॉकिंग हो जाता है और सुआ टल्ली हालत में वहां से निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है सुआ की माँ के रेस्टोरेंट पर, जहां पहले से जॉन्ग और उसकी टीम बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और सुआ की मॉम से बदतमीजी करने लगते हैं। सुआ बीच में आती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो लोग उसे ही परेशान करने लगते हैं। और फिर जेयोंग का धांसू एंट्री मोमेंट आता है। वो चुपचाप उठता है और पलक झपकते ही उन सबकी धुलाई कर देता है। उसके मूव्स, उसकी ताकत सब देखकर सुआ दंग रह जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वो जॉन्ग से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी है। फाइट खत्म होते ही जॉन्ग बिना कुछ कहे रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जॉन्ग के पास्ट में। दरअसल जेयोंग एक अनाथ लड़का था। बचपन में स्कूल के बच्चे उसे खूब बुली किया करते थे क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं था। उसके पिता भी एक NSI एजेंट थे जो एक मिशन पर गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद जॉन, जो जेयोंग के पिता के साथ काम किया करता था, उसने जेयोंग को अडॉप्ट कर लिया और अपने बेटे की तरह पाला। उसी की देखरेख में जेयोंग बड़ा हुआ और एक दिन खुद NSI एजेंट बन गया। अब अगले दिन जेयोंग के नए मिशन की तैयारी शुरू होती है। टीम उसके लिए फेक आइडेंटिटी,
रिपोर्ट कार्ड और स्कूल एडमिशन की पूरी फाइल तैयार करती है। जेयोंग के लिए ये सब बेहद अजीब था क्योंकि वो अपनी स्कूल लाइफ से नफरत करता था, लेकिन मिशन ड्यूटी है तो मना कैसे करता। इसलिए अगले ही दिन वो स्कूल पहुंचता है और वहीं पहले दिन ही उसकी मुलाकात होती है सुआ से। सुआ उसे पहचान लेती है और तुरंत डांटना शुरू करती है। इतनी कम उम्र में शराब पीते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें रोकते नहीं? जोंग बस मुस्कुराता है, माफी मांगता है और अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी देखकर दंग रह जाती हैं और सब उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जेयोंग किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तभी हमें पता चलता है कि जॉन की बेटी येना भी उसी क्लास में पढ़ती है। क्लास के बाद येना जेयोंग को छत पर बुलाती है और कहती है, प्लीज मेरी शिकायत डैड से मत करना। जोंग मुस्कुराकर वादा करता है और वापस अपनी क्लास में लौट जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही जेयोंग बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद बिल्डिंग पर पड़ती है, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, यहाँ आना मना है। जोंग को कुछ अजीब महसूस होता है और वो उस बिल्डिंग के पास जाता है। दरवाजा पर ताला लगा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के मीटर पर जाती है और वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो मीटर अभी भी चल रहा होता है। तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो एक लड़के ली को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का होंगिल जेयोंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन जेयोंग बिना रिएक्ट किए उन्हें इग्नोर कर देता है और क्लास में लौट जाता है। बाद में वो ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, जिस पर ली बताता है कि वो हॉन्टेड बिल्डिंग है। जोंग उसकी बातों को बकवास समझकर छोड़ देता है। रात को घर पहुंचकर जोंग वो पूरी बात अपने बॉस जॉन को बताता है और कहता है, मुझे लगता है उस बिल्डिंग में कुछ तो गड़बड़ है, मैं आज रात वहीं जाकर तलाशी लूंगा। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का एक नया रहस्यमय मोड़। रात के सन्नाटे में मास्क पहने जेयोंग धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। वो सावधानी से दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। जोंग पलटता है तो सामने सुआ खड़ी होती है, हाथ में बंदूक लिए। वो सख्त लहजे में कहती है, मास्क उतारो, लेकिन जेयोंग को जैसे ही मौका मिलता है वो एक झटके में सुआ को हल्का सा धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। सुआ कुछ समझ पाती उससे पहले ही जेयोंग अंधेरे में गायब हो चुका होता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है स्कूल की अध्यक्ष मियोंग जू पर, जो एक आदमी के फ्यूनरल में शामिल होती है। उसकी बातों से साफ झलकता है कि उस आदमी की मौत के पीछे उसी का हाथ है। अगले दिन स्कूल का माहौल तनाव भरा होता है। प्रिंसिपल सुआ पर बरस पड़ते हैं क्योंकि वो पिछली रात उस नकाबपोश आदमी को पकड़ नहीं पाई थी। गुस्से में उसे सजा दी जाती है ढेर सारी फाइलें चेक करने की। सुआ थक चुकी है लेकिन करती है क्योंकि यही उसका फर्ज है। इसी बीच जोंग अब भी उस रहस्यमयी बिल्डिंग पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है मियोंग जू का असिस्टेंट उसी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। जेयोंग उसका पीछा करने लगता है, पर तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर रास्ता रोक देता है और सख्त लहजे में कहता है, यहाँ आना मना है, वापस जाओ। जेयोंग पीछे हटता तो है, लेकिन तभी उसकी नजर पास की डस्टबिन पर पड़ती है जहाँ से कोई अजीब सी आवाज आ रही होती है। वो झुककर ढक्कन खोलता है और अंदर देखता है कि ली को किसी ने वहाँ पैक कर रखा है। जोंग उसे बाहर निकालता है, हैरान होकर पूछता है, क्यों भाई, तुम इनसे इतना डरते क्यों हो? ली धीरे से कहता है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और सब इसी बात का फायदा उठाते हैं। तभी वहाँ सुआ पहुँचती है और ली की हालत देखकर सवाल करती है, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? ली झूठ बोल देता है, मैम मैं यहाँ सफाई कर रहा था। सुआ थोड़ा शक करती है लेकिन कुछ कहती नहीं। फिर वो जोंग को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछती है, तुम ली को तंग तो नहीं कर रहे थे? जोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है। सुआ कुछ पल उसे घूरती है और फिर जाने देती है। जोंग वहां से निकलकर ली के साथ बैठकर लंच करने लगता है। लंच के दौरान जोंग ली से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। ली धीरे धीरे उसकी डरावनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है, कई साल पहले वहाँ एक डांस क्लास हुआ करती थी जहाँ एक लड़की थी, अरोहाई। उसका सपना था दुनिया की सबसे बेस्ट डांसर बनना, लेकिन उसकी क्लासमेट्स उसे बहुत तंग करती थीं। एक दिन उन्हें परेशान करते हुए उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर कट गए और जब उसका डांस करने का सपना टूट गया, उसने उसी बिल्डिंग में अपनी जान दे दी। ली की आवाज कांपने लगती है। फिर पकड़े जाने के डर से उसकी क्लासमेट्स ने उसकी लाश वहीं के बेसमेंट में दफना दी। उसके बाद से सबको वहां उसकी आत्मा दिखाई देने लगी और तभी से वो जगह हॉन्टेड कहलाने लगी। जोंग को ये सब सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है, ये सब फालतू की बातें हैं। ली कुछ नहीं कहता, बस अपना फोन निकालकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो खुद उस बिल्डिंग के अंदर गया था और उसी वीडियो में दिखता है एक बिना पैरों वाली लड़की जो उसके सामने अचानक प्रकट होती है। वो सीन देखकर जेयोंग भी एक पल के लिए ठिठक जाता है, लेकिन उसका ध्यान वीडियो के एक और हिस्से पर जाता है जहां उसे एक सीक्रेट डोर दिखता है जिस पर भारी ताला लगा हुआ है। वो तुरंत डिसाइड करता है कि आज रात वो फिर से उस बिल्डिंग में जाएगा और उस दरवाजे का राज पता लगाएगा। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। वहां आता है होंगिल और हमेशा की तरह
ली को तंग करने लगता है। इस बार तो हद ही कर देता है। वो ली के खाने में थूक देता है और उसे जबरदस्ती वो खाना खाने के लिए कहता है। ली बेबस होकर खाना उठाता है, लेकिन तभी जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। सबके सामने जोंग गुस्से में होंगिल की जबरदस्त पिटाई कर देता है। पूरा स्कूल चौंक जाता है, लेकिन बाकी बच्चे खुश होते हैं क्योंकि होंगिल हमेशा उन्हें परेशान करता था। पर तभी वहाँ सुआ आ जाती है और सबके सामने जोंग को पकड़ लेती है। वो गुस्से में कहती है, तुम सारी हदें पार कर रहे हो। पहले शराब पीना, अब बच्चों को मारना। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जोंग कुछ पल चुप रहता है, फिर शांत लहजे में अपनी साइड की पूरी कहानी बताता है और बिना कुछ और बोले वहाँ से चला जाता है। उसे पता नहीं था आज रात जब वो उस हॉन्टेड बिल्डिंग में दोबारा कदम रखेगा तो उसे सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि मौत के साए का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ होंगिल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ली के घर पहुंच जाता है। वहाँ वो उसकी दादी से स्कॉलरशिप के बहाने उसका पासपोर्ट ले लेता है और अब हमें आगे पता चलेगा कि वो इस पासपोर्ट का क्या करने वाला है। रात होते ही जोंग फिर से उस रहस्यमयी बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी ली वहाँ आ जाता है और जिद करने लगता है कि वो भी उसके साथ अंदर जाएगा। मजबूरी में जेओंग उसे साथ ले लेता है। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो हथौड़े से कुछ काम कर रहा होता है। जैसे ही वो जेओंग को देखता है, वो घबराकर उस पर हथौड़ा फेंकता है और भाग जाता है। जोंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी काफी दूर निकल चुका था। इसके बाद जोंग उस सीक्रेट डोर के पास आता है और अपने टूल्स की मदद से लॉक खोल लेता है। दरवाजा खुलते ही जो नजारा सामने आता है उसे देखकर जोंग पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। कमरे में हर जगह ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं जिनमें गोल्ड से जुड़ी डिटेल्स लिखी होती हैं। तब जेओंग को समझ आता है कि स्कूल की अध्यक्ष मियोंग जू खुद उस गोल्ड को ढूंढ रही है और उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ छिपा हुआ है। जेओंग सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें खींचता है और अपनी सीनियर टीम को रिपोर्ट करने के बाद वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसकी नजर अचानक एक असली स्केलेटन पर पड़ती है। कैमरे के जरिए मियोंग जू ये सब लाइव देख रही होती है। स्केलेटन देखकर ली डर के मारे कांप उठता है और पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन जोंग उसे झूठ बोल देता है कि ये तो नकली है। तभी मियोंग जू अपने असिस्टेंट को वहां भेजती है जो पूछता है कि आखिर वो लोग वहां कर क्या रहे हैं। जोंग तुरंत झूठ गढ़ देता है कि वो तो बस उस घोस्ट वाली स्टोरी को एक्सप्लोर करने आए थे। वो माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर जोंग अपनी टीम को वो सारी फोटो और फाइलें दिखाता है और बताता है कि वो स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि ओरिएंटल का है। अब जोंग उन्हें समझाता है कि शायद ओरिएंटल ने इस भूत की कहानी को हमारे लिए एक पहेली की तरह छोड़ दिया है और अगर हम उसे सॉल्व कर पाए तो शायद उस गोल्ड तक पहुंच सकते हैं। अगले दिन जेओंग वॉचमैन के पास जाकर पूछता है कि क्या रात में वही उन पर हमला कर रहा था। वॉचमैन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर सच बता देता है कि उसकी बिल्ली एक दिन उस बिल्डिंग में चली गई थी और जब वो उसे ढूंढने अंदर गया तो उसने वो स्केलेटन देखा और डर के मारे भाग गया। वही वीडियो ली ने रिकॉर्ड किया था। दूसरी तरफ ली को पता चल जाता है कि होंगिल ने उसकी दादी को झूठ बोलकर पासपोर्ट लिया था, तो वो किसी तरह पासपोर्ट उससे वापस ले आता है। लेकिन उसी शाम पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसकी दादी को अरेस्ट कर लेती है। असल में होंगिल उस पासपोर्ट का इस्तेमाल करके एक इलीगल वेबसाइट चला रहा था और अब ली की दादी उसमें फंस चुकी होती है। जब ये बात सुआ को पता चलती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये सारा खेल होंगिल का है और उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर देती है। अगले दिन मीटिंग बुलाई जाती है और जैसे ही होंगिल को इसका पता चलता है वो ली को धमकाता है कि अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो उसकी दादी हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहेगी। मीटिंग में मियोंग जू ली से पूछती है कि क्या होंगिल उसे परेशान करता है, लेकिन डर के मारे ली सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उल्टा कह देता है कि उसे तो जेओंग परेशान करता है, जबकि वो ऐसा कहना नहीं चाहता था लेकिन डर की वजह से चुप रह जाता है और इस तरह होंगिल एक बार फिर सजा से बच निकलता है। रात में जेओंग ली से मिलता है और सीधे पूछता है, क्या होंगिल ने तुम्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था? जिस पर ली उदास होकर कहता है, हाँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं तो एक लूजर हूँ जोंग, मुझे अपनी दादी की फिक्र थी, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अगली ही सुबह स्कूल में जेओंग पर बच्चों को बुली और मारपीट करने के आरोप लगते हैं और उसे सस्पेंड करने का ऑर्डर निकल जाता है। अपनी सफाई पेश करने के लिए उसे मीटिंग में बुलाया जाता है, लेकिन जेओंग के पास अब एक ही रास्ता बचता है, अपनी टीम की मदद लेना। टीम की मदद से वो उस लोकेशन को ट्रैक कर लेता है जहां से होंगिल और उसका दोस्त वो इलीगल वेबसाइट चला रहे होते हैं। जोंग वहां पहुंचकर उन्हें रोकता है और कहता है, अब बस बहुत हुआ, मेरे साथ चलो। लेकिन होंगिल का दोस्त उसे बच्चा समझकर मजाक उड़ाने लगता है और अपने आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। पर जोंग कोई आम लड़का नहीं था, वो एक ट्रेन्ड फाइटर था। वो एक ही पंच में वहां के सबसे ताकतवर आदमी को गिरा देता है। उसकी ताकत देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं और वहां मौजूद सारे गुंडे जान बचाकर भाग जाते हैं। होंगिल का दोस्त भी डर के मारे कांप उठता है। जोंग उसे बेहोश करके अपने साथ स्कूल ले आता है और मीटिंग में सबके सामने पेश करता है। फिर वो पूरी सच्चाई खोल देता है कि कैसे होंगिल ने ली को ब्लैकमेल
ब्लैकमेल किया, उसकी दादी को फंसाया और खुद उस इलीगल वेबसाइट के पीछे था। मियोंग जू सब सुनकर ली से पूछती है, क्या जोंग सच बोल रहा है? इस बार ली डरता नहीं, आंखों में आंसू लिए वो कहता है, हाँ जोंग सच बोल रहा है, मुझे हमेशा होंगिल ही परेशान करता था। ये सुनकर मियोंग जू तुरंत डिसाइड करती है कि होंगिल को स्कूल से सस्पेंड किया जाएगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अगले दिन जोंग दूसरी हॉन्टेड स्टोरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और ली से पूछता है। ली बताता है 3 साल पहले यहाँ एक क्लास में 2 टॉपर लड़कियां थीं। दोनों एक दूसरे से बेहद जलती थीं। मेन एग्जाम में टॉप करने की दीवानगी में एक लड़की ने दूसरी को छत से धक्का दे दिया और तभी से उस लड़की की आत्मा क्लास की घड़ी में कैद हो गई। इस बीच ली की मदद करते करते जोंग और सुआ काफी क्लोज आ जाते हैं और सुआ को उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। दूसरी तरफ जोंग उस घड़ी के पास पहुंचता है और उसे बिल्डिंग से मिली चाबी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। तभी वहां येना आती है और कहती है, हमारे स्कूल में ऐसी 2 घड़ियां हैं, एक ये और दूसरी काउंसिल रूम में। जोंग को समझ आ जाता है कि ये चाबी उसी दूसरी घड़ी की है। वो काउंसिल रूम जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां हेला उसे रोक लेती है और कहती है, इस कमरे में सिर्फ काउंसिल मेंबर्स ही जा सकते हैं। अगर अंदर जाना है तो पहले काउंसिल मेंबर बनो। अब जोंग काउंसिल मेंबर बनने का फैसला करता है और सुआ के पास जाकर पूछता है, मुझे क्या करना होगा मेंबर बनने के लिए? सुआ मुस्कुराकर बताती है, एक एग्जाम क्लियर करना होगा। जोंग अब पूरे जोश से एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है। एग्जाम से एक दिन पहले जोंग स्कूल नहीं आता तो सुआ को उसकी बहुत चिंता होती है। वो उसे कॉल करती है तो जोंग बहाना बना देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। सुआ को उसकी बातों में कुछ अजीब लगता है तो वो खुद उसके लिए खाना लेकर उसके घर जाने का फैसला करती है। जब जोंग को ये पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस एड्रेस को उसने अपना घर बताया था वहां तो अभी तक कुछ भी सेट नहीं हुआ था। सुआ को शक न हो इसलिए वो अपनी टीम को फौरन बुलाकर कहता है, जल्दी करो, सब फर्नीचर अंदर डालो, घर को सेट करो। सब लोग मिलकर रातों रात वो घर सेट कर देते हैं ताकि वो असली लगे। लेकिन जैसे ही वो सब निकलने की तैयारी करते हैं, सुआ पहुंच जाती है और सब लोग किचन के अंदर वाले कबर्ड में छुप जाते हैं। माहौल एकदम टेंस हो जाता है और तभी सुआ उस कबर्ड का दरवाजा खोल देती है। इसी बीच जोंग का पैर फिसल जाता है और वह सीधा सुआ पर गिरता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। माहौल अचानक से एकदम अव्यक्त हो जाता है और दोनों की नजरों का सामना बस कुछ सेकंड के लिए होता है, मगर वो पल जैसे थम जाता है। सुआ जल्दी से उठती है और थोड़ा घबराई आवाज में पूछती है, तुम लोग कबर्ड के अंदर कर क्या रहे थे? तो जेओंग की टीम फौरन बहाना मार देती है, वो हम जेओंग को सरप्राइज देने आए थे। सुआ को बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहे बिना मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन जोंग का एग्जाम होता है। उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की होती तो थोड़ा नर्वस होकर एग्जाम देता है। अब अगले दिन सुआ रिजल्ट्स अनाउंस करती है और शॉकिंगली जोंग 10th पोजीशन पर आ जाता है, जबकि येना फिर से टॉप कर जाती है। जोंग को अपनी पोजीशन से ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि अब वो ऑफिशियली काउंसिल मेंबर बन गया है। उसी दिन वो काउंसिल रूम में जाकर उस मिस्टीरियस क्लॉक को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहां हेला आ जाती है और जोंग को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जोंग के पास मना करने का कोई रीजन नहीं होता तो वो मजबूरन उसके साथ चला जाता है। वहां येना भी मौजूद होती है और डिनर के दौरान हेला की बातों से साफ झलकता है कि वो मन ही मन जेओंग को पसंद करने लगी है। डिनर के बाद हेला घर जाती है, जहां उसकी माँ मियोंग जू उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही मियोंग जू को पता चलता है कि हेला 2nd पोजीशन पर आई है, वो गुस्से से भर उठती है और कहती है, मुझे बहाने नहीं चाहिए, अगले एग्जाम में सिर्फ फर्स्ट चाहिए। वो चाहती है कि उसकी बेटी हर चीज में परफेक्ट बने। इसके बाद मियोंग जू एक बुजुर्ग राइटर से मिलने जाती है जो कभी ओरिएंटल के साथ काम कर चुका होता है। वो उसे कहती है, मुझे ओरिएंटल के सारे सीक्रेट्स बताओ, मगर वो राइटर साफ मना कर देता है। मियोंग जू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने असिस्टेंट को आदेश देती है कि इस आदमी के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सके सब निकालो। दूसरी तरफ जोंग फिर से उस क्लॉक रूम में जाता है और वहां उसे एक लेटर मिलता है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है एजेंट। ये पढ़ते ही जेओंग के हाथ कांपने लगते हैं। कोई उसकी असली पहचान जान चुका था। अगले ही दिन वो जॉन के साथ डायरेक्टर के पास जाकर सारी बात बताता है, लेकिन डायरेक्टर गुस्से में फट पड़ता है, तुम्हें मिशन की अहमियत का जरा भी एहसास नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाए। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, सारे स्टाफ का डेटा मेरे पास लाओ अभी। उधर जोंग जॉन से कहता है, कल मैं उस रूम का सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा, शायद कुछ पता चले। अगले दिन वो अपने स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पावर का इस्तेमाल करके सीसीटीवी रूम में जाता है
और फुटेज चेक करता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। सब रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो चुकी थीं। किसी ने पहले ही सब मिटा दिया था। तभी सीन कट होता है मियोंग जू की तरफ, जो एक शूटिंग लोकेशन पर होती है और शॉकिंगली वही राइटर पेड़ से बंधा हुआ होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, मैडम आपके कहे मुताबिक वो रिकॉर्डिंग मैंने साफ सुथरे तरीके से डिलीट कर दी है। मियोंग जू कहती है, अब जोंग के बारे में हर छोटी बड़ी बात मुझे चाहिए। उसी वक्त जेओंग के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो एजेंट, कैसे हो? जोंग चौंक जाता है। ये तो स्कूल का वॉचमैन था। वो कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, छत पर मिलो। जोंग तुरंत वहाँ पहुँचता है, लेकिन जब तक वो पहुँचता है तब तक छत पर कोई और होता है, एक मास्क पहना हुआ आदमी। वो वॉचमैन से कहता है, तुम तो मुझे पहले ही मिल चुके हो, और फिर अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और उसी झड़प में वॉचमैन छत से नीचे गिर जाता है। जोंग दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वॉचमैन मर चुका था। जोंग उसकी पॉकेट से कुछ निकालता है, एक पुरानी डायरी, और जैसे ही वो उसे खोलता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने पिता की होती है, वही डायरी जो उसके पिता हमेशा अपने साथ रखा करते थे। तभी जेओंग को छत से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह फौरन वहां पहुंचता है और सामने खड़ा होता है वो मास्क वाला आदमी। उसे देखते ही वो रहस्यमयी शख्स जेओंग पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन जेओंग कोई आम लड़का नहीं था, वो एक ट्रेंड फाइटर था। वो उस पर लगातार पलटवार करता है और जैसे ही मौका मिलता है वो उसके मास्क को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक उसे धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। जोंग उसका पीछा करता है, पर वो रहस्यमयी शख्स कहीं गायब हो जाता है। गुस्से से भरा जेओंग अब सीधे डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचता है और चिल्लाते हुए पूछता है, मेरे डैड कहाँ हैं और उनकी डायरी उस वॉचमैन के पास कैसे पहुंची? पहले तो डायरेक्टर कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब जोंग उसे धमकाता है तो वो पूरी सच्चाई उगल देता है। दरअसल जोंग के डैड भी इसी मिशन पर भेजे गए थे और तब से वो लापता हैं। डायरेक्टर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। यह सुनकर जोंग का गुस्सा फट पड़ता है और वो डायरेक्टर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जॉन आ जाता है और उसे रोक लेता है। जॉन उसे शांत करते हुए कहता है, ऐसा करने से तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे। अगर सच में उन्हें ढूंढना है तो तुम्हें मिशन पूरा करना होगा। ये सुनकर जोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमोशनल हो जाता है और अपने पिता की याद में खो जाता है। तभी जॉन अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकालता है जिसमें वो और जेओंग के डैड साथ में होते हैं। वो फोटो देखकर जेओंग चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन पूरे स्कूल में सनसनी मच जाती है, क्योंकि वॉचमैन की मौत से सभी डर के साये में आ जाते हैं। सबको लगता है कि ये काम उसी गोश्त वाली चुड़ैल का है। जोंग अब अपने डैड की डायरी लेकर उस रहस्यमयी घड़ी के पास जाता है। डायरी में उसके पिता ने कुछ क्लूज लिखे होते हैं। जैसे ही वो उन क्लूज को फॉलो करता है, घड़ी से एक म्यूजिक साउंड निकलती है जिसे जोंग रिकॉर्ड कर लेता है। तभी वहाँ सुआ आ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हें वॉचमैन की मौत के बारे में पता है? जोंग झूठ बोल देता है, लेकिन सुआ गुस्से में कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो जोंग, मैंने तुम्हें वहां देखा था। दरअसल उस रात सुआ घर नहीं गई थी और जब वॉचमैन छत से गिरा तो उसने खुद अपनी आंखों से सब देखा था, यहाँ तक कि उस मास्क वाले आदमी को भी। सुआ उसे धमकाती है, मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। जेओंग तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और उसे दो चॉइस देता है, या तो तुम ये मिशन लीक करके खुद जेल चली जाओ या फिर मेरा साथ दो। सुआ डर जाती है और कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मियोंग जू को देखते हैं, जो किसी से मिलने आई होती है और तभी उसका दिमाग पुराने दिनों में चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो वॉचमैन से मिल रही थी और वहीं खुलासा होता है कि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था जिसने अपनी टीम को धोखा देकर अकेले ही उस गोल्ड को ढूंढने का फैसला किया था। मियोंग जू गुस्से में उससे कहती है, मुझे तुम्हारे सारे राज पता चल गए हैं, अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। जिस पर वॉचमैन कहता है, मुझे भी तुम्हारे सारे काले सच पता हैं और अब मैं सब कुछ जोंग को बता दूंगा। यह सुनकर मियोंग जू डर जाती है और अपने असिस्टेंट को उसे खत्म करने का ऑर्डर देती है। और अब सामने आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो मास्क वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि मियोंग जू का असिस्टेंट ही होता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है, जहां मियोंग जू किसी से कह रही होती है, आखिर और कितने खून करने पड़ेंगे मुझे उस सोने को ढूंढने के लिए। और बस इसी डायलॉग के साथ सीन ब्लैक आउट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जो अपने डैड की डायरी पढ़ते हुए भूत की तीसरी कहानी तक पहुंच चुका होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पियानो का जिक्र होता है और उसी के अंदर छुपा होता है गोल्ड का अगला क्लू। यह जानकर जोंग तुरंत सुआ को बताता है, जिस पर सुआ कहती है कि वो पियानो शायद मियोंग जू के ऑफिस में रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जोंग सोच में पड़ जाता है और पूछता है, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम ये कर सकें? तब सुआ बताती है कि अगले हफ्ते स्कूल में एक ग्रैंड पार्टी है और शायद उसी दिन तुम्हें मौका मिल जाए उस पियानो को चेक करने का। यह सुनकर जोंग उसकी बात मान लेता है और अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके सुआ से मिलवाता है। फिर सब मिलकर उस पार्टी के लिए
एक परफेक्ट प्लान बनाना शुरू करते हैं। जॉन बताता है कि उन्होंने वहां की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम का पता लगा लिया है। वो सबको समझाता है, जब सारे लोग नीचे पार्टी में बिजी होंगे तभी तुम्हें और सुआ को ऊपर वाले कमरे में घुसना होगा। वो रूम सिर्फ म्योंग जू के फिंगरप्रिंट से ही खुलता है, लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उसकी फिंगरप्रिंट लगाओगे उसका नोटिफिकेशन सीधा म्योंग जू के पास चला जाएगा। तभी जोंग की टीम में से एक लड़की बोलती है, उसकी चिंता मत करो, मैं उसका फोन हैक कर लूंगी और वो नोटिफिकेशन डिलीट कर दूंगी। इसी बीच जोंग सुआ को फाइट टेक्निक्स सिखाने लगता है और इन्हीं पलों में दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज आ जाते हैं। तभी एक प्यारा सा ट्विस्ट सामने आता है। पता चलता है कि बचपन में ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब दोनों के नाम बदल चुके हैं, इसलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। अब कहानी आती है पार्टी नाइट पर, जहां हर तरफ रोशनी, म्यूजिक और ग्लैमर का माहौल होता है। म्योंग जू अपने ऑफिस में तैयार हो रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल देखकर उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल फैल जाती है, मानो वो किसी बड़े गेम की प्लानिंग कर रही हो। उधर जोंग और उसकी टीम पार्टी में पहुंचते हैं। एबनी वेटर बनकर अंदर एंट्री लेता है, जबकि जॉन और फातिमा बाहर खड़ी एक वैन से पूरा मिशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। पार्टी में जोंग की नजर सुआ पर पड़ती है, जो आज पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर जोंग के बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वो दोनों 10 साल के थे और एक दूसरे को प्रपोज किया था। अब प्रेजेंट में सुआ शर्माते हुए पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? जिस पर जोंग थोड़ा कूल बनते हुए कहता है, हाँ ठीक ठाक लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ एबनी, जो पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आया होता है, हर डिश को टेस्ट करने में लगा रहता है। जॉन झल्लाकर कहता है, भाई ध्यान मिशन पर लगा, खाना बाद में खा लेना। तभी वहाँ म्योंग जू आती है, जो सबका वेलकम करती है और एक शार्प और पावरफुल स्पीच देती है, जिससे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। इसी बीच जोंग सुआ को एक नेकलेस पहनाता है और कहता है, इसमें कैमरा लगा है, अब जो भी होगा हम सब कुछ देख पाएंगे। फिर वो उसे एक इंजेक्शन देता है और कहता है, अगर कभी इमरजेंसी हो तो इससे अपनी रक्षा कर लेना। इसके बाद म्योंग जू अपने कुछ खास गेस्ट्स और पेरेंट्स को लेकर ऊपर एक सीक्रेट पार्टी के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेला को, जो हल्के से लंगड़ा कर चल रही होती है। दरअसल हील्स पहनने की वजह से उसके पैरों में जख्म हो गया था। वो वॉशरूम में जाकर उस पर बैंडेज लगाने लगती है। तभी वहां येना आती है और पूछती है, तुम मुझसे इतने दिनों से ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? हेला गुस्से में फट पड़ती है और कहती है, अपनी औकात में रहो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। येना उसे शांत करते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लेकिन आज हेला का मूड खराब था। वो गुस्से में आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एबनी आता है और कहता है, अब मैं लाइट बंद करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं और उसी टाइम के अंदर तुम्हें वो पियानो चेक करके वापस आना होगा। ये कहकर वो सीधे स्विच बोर्ड की तरफ जाता है और पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर जोंग और सुआ रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूम अनलॉक ही नहीं होता। तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है। इस पर जॉन इबेनी से कहता है, तुमने तो 3 मिनट कहा था, ये तो मुश्किल से 1 ही मिनट हुआ। मिशन फेल होता देख एबनी झट से एक्टिंग मोड में चला जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर गुस्से में कहता है, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से अंधेरे में मेरा पैर फिसल गया, देखो मेरी हड्डियां टूट गई हैं। और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है, पर गार्ड उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां लीना आती है और दोनों मिलकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। उधर जोंग और सुआ अब भी रूम खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। तभी कई गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार जोंग किसी हीरो से कम नहीं दिखता। वो गार्ड्स की जमकर पिटाई कर देता है और सुआ भी उसका साथ बखूबी देती है। दोनों मिलकर सबको नीचे गिरा देते हैं। फिर जोंग जबरदस्ती लॉक तोड़कर अंदर जाता है और वहां रखी फाइल को देखता है। वो फाइल खोलकर चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर पड़ती है पियानो पर, जिसकी एक की काम नहीं कर रही होती। उसी वक्त जॉन कहता है, जोंग तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब एंट्री कोड डिलीट करके जल्दी बाहर निकलो। लेकिन जैसे ही जोंग उस फाइल को देखता है, वो पूरी तरह शॉक में रह जाता है, क्योंकि उस फाइल में उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। लिखा होता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। उसके सारे मिशन, सारी डिटेल्स वहां मौजूद होती हैं। वो सोच में पड़ जाता है, म्योंग जू को हमारे बारे में इतनी डिटेल में कैसे पता चला। सुआ उसे बाहर चलने को कहती है तो मजबूरन जोंग वहां से निकल पड़ता है। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही होती है कि उसकी टीम में कोई एक ट्रेटर है जो सारी इंफॉर्मेशन म्योंग जू तक पहुंचा रहा है। रास्ते में सब कार में होते हैं। जॉन नोटिस करता है कि जोंग बहुत परेशान लग रहा है। पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता और घर पहुंचकर गाड़ी से उतर जाता है। वहीं सुआ अपने घर जाकर उस पहेली को सॉल्व करने में लग जाती है। कई कोशिशों के बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिलता। थककर वो एक आखिरी बार कोशिश करती है। इस बार वो अपने स्कूल के नेशनल एंथम को पियानो ट्यून से जोड़ती है और तभी उसे एक बड़ा क्लू मिल जाता है। खुशी से झूमती हुई वो तुरंत जेयोंग को कॉल करती है, लेकिन वो अब भी म्योंग जू की ऑफिस वाली बात को लेकर परेशान रहता है।
इसलिए कॉल इग्नोर कर देता है। हार न मानते हुए सुआ खुद उसके घर के पास वाले स्टोर पर पहुंच जाती है, जहां उसे जोंग मिल जाता है। वो उसे वो पेपर देती है जिसमें उसने क्लू ढूंढा था। बातों बातों में जेयोंग कह देता है, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और फिर उसे उसके चाइल्डहुड नेम से बुला देता है। ये सुनकर सुआ सन्न रह जाती है और गुस्से में कहती है, तो तुम ही हो वो इंसान जिसने मेरा दिल तोड़ा था। बचपन वाला नाम सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जेयोंग से कहती है कि आगे से मुझे उस नाम से मत बुलाना, और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन सुआ जब स्कूल पहुंचती है तो वो होंगिल को एक सीक्रेट वेबसाइट के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। जिज्ञासा में वो भी उस वेबसाइट पर जाती है और जो कुछ वहां देखती है उसे देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। वेबसाइट पर पहले से ही स्कूल के सारे कंपटीशन विनर्स डिसाइड किए जा चुके थे। सुआ समझ जाती है कि मियोंग जू पेरेंट्स से मोटी फीस लेकर उनके बच्चों को बिना टैलेंट के विनर बना रही है, और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। वो तुरंत ये बात स्कूल की बाकी टीचर्स को बताती है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता, सब इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद सुआ सीधा जोंग के पास जाने लगती है, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। किसी टीचर ने सुआ की चुगली मियोंग जू से कर दी होती है। अगले ही पल मियोंग जू उससे मिलती है और मुस्कुराते हुए उसे इनडायरेक्टली धमकाने लगती है, तुम्हारा काम ऐसे स्कूलों में पढ़ाना है, न कि इधर उधर ताका झांकी करना। सुआ उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ जाती है और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। इसके बाद वह जोंग के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं मियोंग जू को एक्सपोज करना चाहती हूँ। वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, लेकिन जोंग बिल्कुल ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मुझे अपना मिशन पूरा करना है, तुम इसे खुद ही हैंडल कर लो। ये सुनकर सुआ टूट जाती है, पर हार नहीं मानती। वो खुद ही स्कूल से सारे सबूत इकट्ठा करने लगती है। उधर दूसरी तरफ जेयोंग मियोंग जू की कार में ट्रैकर फिट कर देता है। फिर वो लाइब्रेरी में येना से मिलने जाता है, जो आने वाले स्कूल कंपटीशन के लिए दिन रात मेहनत कर रही होती है। उसे देखकर जेयोंग को अफसोस होता है, क्योंकि उसे पता था कि इन कंपटीशंस के विनर्स तो पहले से ही डिसाइड किए जाते हैं। उसे येना के लिए बुरा लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। घर आकर वो ट्रैकर के जरिए मियोंग जू की कार की लोकेशन चेक करता है और पता चलता है कि वो होंगिल के पिता से मिलने गई है। दोनों की बातचीत में साफ सुनाई देता है, सुआ को उस वेबसाइट का पता चल गया है, इसलिए हमने उसे ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता। और वहीं से जोंग को एक और बड़ा राज पता चलता है। मियोंग जू का असली सपना इस दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। इसके लिए उसे ढेर सारा पैसा चाहिए, और इसी वजह से वो उस गोल्ड की तलाश में पागलों की तरह जुटी है। ये सारी बातें जोंग ट्रैकर की मदद से सुन लेता है। इसके बाद वो सुआ से मिलने जाता है और कहता है, तुम स्कूल के खिलाफ क्यों जा रही हो, तुम्हें तो यहाँ परमानेंट टीचर बनना है। जिस पर सुआ मजबूती से जवाब देती है, बच्चों का भविष्य मेरी नौकरी से ज्यादा जरूरी है। उसके जज्बे को देखकर जोंग भी उसका साथ देने का फैसला करता है। वो कहता है, अब यहाँ रिसर्च करना खतरनाक हो सकता है। दोनों सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और जेयोंग के घर पहुंचकर रात भर उन्हें ध्यान से चेक करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। अगले दिन जेयोंग ये बात अपनी टीम को बताता है कि स्कूल की वेबसाइट पर पहले से ही चीटिंग हो रही है, लेकिन ये सुनकर जॉन बुरी तरह भड़क जाता है। तुम्हारा मिशन गोल्ड बार ढूंढना है, न कि चीटिंग स्कैंडल पकड़ना। उधर सुआ को पता चलता है कि एक टीचर है जिसने अब तक हुए सभी कंपटीशन के पेपर चेक किए थे। वो ये बात जोंग को बताने उसके घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है वो देखती है कि घर का दरवाजा पहले से खुला है। अंदर जाते ही उसे एक मास्क पहने हुआ आदमी दिखता है, जो उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश करके भाग जाता है। कुछ देर बाद जेयोंग घर लौटता है तो देखता है कि सुआ बेहोश पड़ी है। वो तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। जब सुआ होश में आती है तो कहती है, मुझे एक टीचर के बारे में पता चला है, उसका नाम जीवन है और वही इस घोटाले का मास्टरमाइंड है। इस पर जोंग कहता है, तुम अभी आराम करो, मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। उसी समय एबनी का कॉल आता है, जो डीएनए तुम्हारे घर से मिला था वो जीवन नाम के टीचर से मैच कर गया है। यह सुनकर जोंग समझ जाता है कि जीवन को किसी ने भेजा था, और वो कोई और नहीं मियोंग जू ही थी, जिसने उसे जोंग के पिता की डायरी चुराने के लिए भेजा था। अब जेयोंग सीधे जीवन से मिलने जाता है और कहता है, अगर जेल नहीं जाना चाहते तो मियोंग जू के खिलाफ बयान दो। वो उसे पकड़कर अपने सेफ हाउस में ले जाता है और इसकी जानकारी जॉन को देता है। मैं अब घर जा रहा हूँ और जीवन हमारे सेफ हाउस में है। ये कहकर वो कॉल काट देता है, लेकिन सच में घर नहीं जाता। वो वहीं जॉन का इंतजार करने लगता है, पर रात बीत जाती है और जॉन वहां आता ही नहीं। अगले ही दिन कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जीवन पुलिस के सामने मियोंग जू के खिलाफ बयान दे देता है और तुरंत ही वो अरेस्ट हो जाती है। इसके बाद जोंग सीधा जॉन से मिलने जाता है और कहता है, मैंने आप पर शक किया था, सॉरी। जिस पर जॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हम सब एक ही फैमिली हैं और तुम्हारा शक करना भी गलत नहीं था। उधर स्कूल में सुआ को सब लोग शाबाशी देते हैं
कि उसने इस बड़े घोटाले को एक्सपोज किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन स्कूल में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एक्सटर्नल टीम आने वाली होती है और प्रिंसिपल सुआ को कहता है कि वो उस टीम को लीड करे। अगले दिन जैसे ही टीम स्कूल में एंटर करती है, सुआ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस टीम में मियोंग जू खुद मौजूद होती है। हाँ, उसने पुलिस को पैसे खिलाकर खुद को छुड़ा लिया था। उसे देखकर जियोंग भी पूरी तरह शॉक में आ जाता है। मियोंग जू चालाक मुस्कान के साथ उसके पास आती है और कहती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। इतना कहकर वो उसका आईडी कार्ड छीन लेती है और उसके बैच को फाड़कर जमीन पर गिरा देती है। इसके बाद वह जोंग को सस्पेंड कर देती है। जोंग गुस्से में पूछता है, तुम पुलिस से बचकर कैसे आई? जिस पर मियोंग जू ठंडे लहजे में जवाब देती है, पैसे में वो ताकत होती है जो किसी का भी मन खरीद सकती है। अब वो स्कूल में इतने सख्त रूल्स लागू कर देती है कि कोई उसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स जोंग के पास आते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जियोंग उन्हें रोक देता है, मेरे लिए तुम अपना भविष्य खतरे में मत डालो। ये कहकर वो चुपचाप स्कूल छोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी टीम से मिलता है और पूरी सिचुएशन बताता है। तभी अचानक एजेंसी के टॉप ऑफिसर्स वहां रेड डाल देते हैं और जॉन को जबरदस्ती कस्टडी में ले जाते हैं। जोंग रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। उसी वक्त मियोंग जू का कॉल आता है, कैसा लगा मेरा दूसरा सरप्राइज? और अगर अब मेरे काम में टांग अड़ाई तो अंजाम बुरा होगा। और वो कॉल काट देती है। गुस्से और बेबसी में जोंग सुआ से मिलने पहुंचता है। सुआ उसे हिम्मत देती है, अब तुम्हें अपना मिशन पूरा करना ही होगा, पीछे हटने का वक्त नहीं है। दोनों मिलकर अगले क्लू की तलाश में जुट जाते हैं। घंटों मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें जवाब मिल ही जाता है। वो गोल्ड और कहीं नहीं बल्कि ओरिएंटल की मूर्ति के अंदर छिपा है। अगले दिन जियोंग सुआ की मदद से डिलीवरी बॉय बनकर स्कूल में घुसता है और उस मूर्ति को गौर से देखने लगता है। तभी सुआ गलती से उस मूर्ति को टच करती है और देखते ही देखते उसका आधा हिस्सा घूमने लगता है। जोंग समझ जाता है, हाँ सोना यही है। लेकिन तभी अचानक स्कूल का प्रिंसिपल वहां आ जाता है। हेलमेट पहने होने की वजह से वो जियोंग को पहचान नहीं पाता और सुआ चतुराई से उसे वहां से भगा देती है। उधर दूसरी तरफ मियोंग जू गोल्ड डिटेक्टर मशीन लेकर स्कूल के हर कोने की तलाशी कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट को हुक्म देती है, किसी भी कीमत पर वो गोल्ड मुझे चाहिए। इसके बाद जोंग और सुआ अपनी टीम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर पूरा मिशन प्लान करते हैं। यहाँ जॉन उन्हें बताता है कि एजेंसी का डायरेक्टर खुद मियोंग जू के साथ मिला हुआ है, इसलिए अब उनके पास कोई आधिकारिक सपोर्ट नहीं है। लेकिन जियोंग हार नहीं मानता। तभी वहाँ सुआ की मॉम पहुँचती है और सच सामने आता है कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक गैंगस्टर माफिया है। ये जानकर सुआ सन्न रह जाती है। उसे अपनी माँ की इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर सुआ की मॉम जोंग को अपने पुराने गैंग के पास ले जाती है जो कभी उनके साथ काम करता था। अब सब एक साथ प्लान बनाते हैं, आज रात हम स्कूल पर हमला करेंगे और वो गोल्ड किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। रात होते ही पूरा ग्रुप हथियारों और टेक गैजेट्स से लैस होकर स्कूल के अंदर घुस जाता है और वहां कब्जा जमा लेता है। वहीं दूसरी तरफ अब मियोंग जू को भी सारी बातों का पता चल जाता है और वो गुस्से में तमतमाई हुई स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, जियोंग सीधा उसके सामने खड़ा हो जाता है और सख्त लहजे में कहता है, ये एजेंसी की ऑफिशियल कार्रवाई है और अगर तुम बीच में आई तो मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल दूंगा। यह सुनकर मियोंग जू आग बबूला हो जाती है और तुरंत डायरेक्टर को कॉल लगाती है, पर फोन उठाती है फातिमा, जो ठंडे स्वर में बोल देती है, सॉरी डायरेक्टर बिजी हैं। यह सुनकर मियोंग जू का गुस्सा और बढ़ जाता है। उधर जोंग उस मूर्ति के पास जाता है और उसे घुमाता है। तभी नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता खुल जाता है। वो नीचे उतरता है पर बेसमेंट पूरी तरह खाली होता है। तभी उसकी नजर एक पुराने स्केलेटन पर पड़ती है और उसी पल उसका दिल टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उस स्केलेटन के हाथ में वही घड़ी होती है जो जोंग ने बचपन में अपने डैड को गिफ्ट की थी। ये सीन पूरा माहौल भावनाओं से भर देता है। कहानी अब प्रेजेंट में लौटती है जहां मियोंग जू अपने गुंडों की पूरी फौज के साथ स्कूल पहुंचती है। वो जॉन से कहती है, अगर जिंदा रहना है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, और ये कहकर वो अंदर घुस जाती है सीधे उस सीक्रेट रूम में। लेकिन वहां पहुंचकर उसे शॉक लग जाता है, सोना गायब था। गुस्से में वो चिल्लाती है और सोचती है कि जरूर जियोंग ने सारा गोल्ड पहले ही निकाल लिया है। दूसरी तरफ जियोंग अपने पिता के स्केलेटन को घर लेकर आता है। पूरे शहर में माहौल भारी हो जाता है। सब लोग उसके पिता की फ्यूनरल में आते हैं और उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियोंग के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर मेरे डैड के साथ हुआ क्या था। वो अपने पिता के शरीर में मिली गोली को फॉरेंसिक लैब में भेज देता है। अगले दिन रिपोर्ट आते ही जॉन और जोंग दोनों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है क्योंकि गोली किसी और की नहीं बल्कि डायरेक्टर की थी, यानी
जॉन के पिता की मौत के पीछे डायरेक्टर ही था। अब जॉन का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो बिना सोचे डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचता है और फाइल देने के बहाने उसके कमरे में घुसकर सीधा बंदूक उसकी तरफ तान देता है। अब सब सच सच बता दो, तुमने ही मेरे पिता को मारा है ना? लेकिन डायरेक्टर कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी उसकी सिक्योरिटी टीम अंदर घुसती है और जेओंग को पकड़ लेती है। तभी एंट्री होती है जॉन और उसकी टीम की, जो भिड़ जाते हैं सिक्योरिटी से। लड़ाई के बीच जॉन चिल्लाता है, जेओंग भागो, और उसी पल सुआ आती है और जोंग को वहां से निकाल ले जाती है। उधर मेयोंग जू की हालत भी पतली है। सोना ढूंढने में उसके लाखों वेस्ट हो चुके हैं, तो अब वो स्कूल की फीस डबल करने का फैसला लेती है। असिस्टेंट समझाने की कोशिश करता है, मैम ऐसा करेंगे तो बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन मेयोंग जू ठंडी आवाज में कहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं। इधर जॉन जोंग से भिड़ जाता है, क्या तुम पागल हो गए थे? डायरेक्टर को मारने चले गए थे? अगर तुमने कुछ किया होता तो सब खत्म हो जाता। जोंग जवाब देता है, मैं उसे मारने नहीं, सच जानने गया था। फिर वो बताता है कि उसने डायरेक्टर का फोन हैक कर लिया है। अब वो जिससे भी बात करेगा, जहां भी जाएगा, सब कुछ मुझे पता चलेगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं मेयोंग जू और डायरेक्टर आमने सामने गुस्से में बहस करते हुए। डायरेक्टर चिल्लाता है, तुम ही ने सब गड़बड़ की है। याद है 20 साल पहले तुमने ही जेओंग के पिता को गोली मारी थी और अब इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। जोंग जो ये सब सुन रहा होता है हिल जाता है। कहानी अब 20 साल पीछे चली जाती है, जहां हम देखते हैं जोंग के पिता जो डायरेक्टर से मिलने आए होते हैं। तभी मेयोंग जू आती है और उनसे गोल्ड के बारे में पूछती है, लेकिन वो शांति से जवाब देते हैं, यहाँ कोई गोल्ड नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। पर मेयोंग जू को उनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। गुस्से में वो बंदूक निकालती है और उन पर गोली चला देती है। घायल जेओंग के पिता वहां से किसी तरह भागते हैं और ओरिएंटल की उस मूर्ति तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मूर्ति को घुमाते हैं, नीचे तहखाने का रास्ता खुलता है। वो अंदर जाते हैं और वहीं आखिरी सांस लेते हैं। इस एक पल में कहानी पूरी तरह बदल जाती है और अब जेओंग के सामने सिर्फ एक ही मिशन बचा है, अपने पिता की मौत का सच सबके सामने लाना। कहानी अब अपने आखिरी क्लाइमैक्स में पहुंचती है, जहां डायरेक्टर मेयोंग जू को धमकी देता है, अगर इन सब में मैं फंसा तो मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दूंगा और दुनिया को पूरी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन जल्द ही वह वहां से चला जाता है। इसी बीच जोंग डायरेक्टर को फोन करता है और कहता है, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है और अगर अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम भी मेयोंग जू के साथ जेल जाओगे। यह सुनकर डायरेक्टर समझ जाता है कि अब मेयोंग जू के साथ रहना खतरे में है, तो वह जोंग का साथ देने का फैसला करता है और उसे एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाता है। लेकिन जैसे ही जेओंग वहां पहुंचता और कार का दरवाजा खोलता है, उसे पता चलता है कि डायरेक्टर पहले ही मर चुका है और उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, कोई पीछे से उसे डंडा मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जेओंग की आंख खुलती है तो वह खुद को कार में पाता है। उसके हाथों पर खून लगा होता है। तभी पुलिस आती है और उसे डायरेक्टर के मर्डर में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में मेयोंग जू आती है और उसे सोने के बारे में पूछती है। जोंग जवाब देता है, वहां कोई सोना नहीं था, यह सब सिर्फ अफवाह थी। पर मेयोंग जू को उस पर भरोसा नहीं होता और धमकी देती है, अगर मुझे कल तक सोना नहीं मिला तो तुम जिस से प्यार करते हो मैं उन सभी को जान से मार डालूंगी। पुलिस उसे कोर्ट ले जाने लगती है, लेकिन जोंग मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। घायल होने के बावजूद वह सुआ को बुलाता है और दोनों उसके घर चले जाते हैं। अगले दिन जोंग अपने घर पहुंचता है और एक पेन ड्राइव ढूंढता है जिसमें उसने अब तक मेयोंग जू के खिलाफ सभी सबूत जमा किए थे। साथ ही रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें मेयोंग जू और उसका असिस्टेंट डायरेक्टर को मारने की साजिश रच रहे थे। जोंग पेन ड्राइव पुलिस कमिश्नर को दिखाता है और कहता है, अगर तुम अब मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम भी मेयोंग जू के साथ जेल जाओगे। मजबूरन कमिश्नर को उनका साथ देना पड़ता है और मेयोंग जू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। जोंग स्कूल पहुंचता है और मेयोंग जू को अरेस्ट करने जाता है। मेयोंग जू अब पूरी तरह फंस चुकी होती है, लेकिन वह अपने आप को और स्कूल को नष्ट करने का फैसला करती है। हॉल में स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके गैसोलीन डाल देती है और लाइटर पकड़कर धमकी देने लगती है। तभी उसकी बेटी हेला आती है और कहती है कि यह सब बंद करो। मेयोंग जू कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। उसी समय जोंग पहुँच जाता है, उसका ध्यान भटकाकर लाइटर छीन लेता है और उसे अरेस्ट कर देता है। फिर वह मेयोंग जू के असिस्टेंट को मैनिपुलेट करवाकर उससे मेयोंग जू के खिलाफ गवाही दिलवाता है, जिससे उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। इसके बाद जेओंग घर जाकर अपने डैड की यादों में खो जाता है। उसे फ्लोर पर एक तारा बना टाइल्स दिखाई देता है। जब वह टाइल हटा देता है तो उसमें वह सोना मिल जाता है। जेओंग खुशी से चिल्लाता है, डैड आप सच में ग्रेट थे। फिर वह जॉन को यह सब बताता है और सभी का उत्साह बढ़ जाता है। इस मिशन को पूरा करने के बाद सभी का प्रमोशन हो जाता है। कहानी 5 साल आगे बढ़ती है। जोंग ने सुआ से शादी कर ली है। फातिमा और एबोनी भी एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जॉन अब डायरेक्टर बन गया है, वहीं हेला अपने पैशन को फॉलो करती है।
जॉन बच्चों को एजेंसी की क्लास देने लगता है और इसी के साथ यह कहानी अपने हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि सच्चा हीरो वो नहीं जो सबसे ज्यादा लड़ता है, बल्कि वो है जो सच छिपाकर भी सही रास्ते पर चलता है। कभी कभी फर्ज निभाने के लिए नकाब पहनना पड़ता है, पर असली हिम्मत तब होती है जब वो नकाब उतारकर खुद का सामना करो, क्योंकि रहस्य चाहे जितना गहरा हो, सच्चाई हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन दबा देना ताकि अगली धमाकेदार कहानी मिस ना हो। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।